आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के तीसरे यूनिट पर, जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस पे आज बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और इसमें इस यूनिट में बेसिक सब चीज़ क्या है। तो पहले बात करते हैं टॉपिक पे ही, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम पहले बता चुके हैं कि चर क्या होता है। ये चर जिस राशि का मान हो बदलता हो उसको क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। और जिस राशि का मान नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं, अचर। जैसे 4, 5, 6, 7, ये सारा चीज़ देखिए वैल्यू, ये सारा चीज़ का जो वैल्यू है फिक्स है। 4, 5, 6, 7, ये सारा जो यूनिट है, ये मतलब सारा संख्या, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है। x, y, z, ये सारा चीज़ का देखिएगा इक्वेशन के हिसाब से इन सब चीज़ों का मान जो है बदलते रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, चर। और जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं, अचर। इसको पूर्ण रूप से हम परिभाषित कर चुके हैं पहले, फिर भी यहाँ पे आप दिला दिए कि क्या होता है चर और क्या होता है अचर। यानी जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं, अचर। और जिस राशि का मान इक्वेशन के हिसाब से या मतलब बदलते रहता है उसको क्या बोलेंगे हम, चर राशि। तो अब यहाँ तक हो गया कि चर किस क्या होता है। फिर अब कहता है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक करने का क्या मतलब, यानी चर पर अधिकतम पावर कितना हो, 1, यानी कि घात जो होना चाहिए चर राशि पर अधिकतम घात कितना हो, 1। जैसे x पर x, y, इस पे सब पे पावर कितना होना चाहिए, घात 1 होना चाहिए। अगर 2 हो गया तो वो हो जाएगा क्या, द्विघात। 3 अगर पावर यहाँ पे रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिघात। 4 रहता है चतुर्घात। तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, रैखिक समीकरण, यानी कि घात कितना होना चाहिए चर पर, 1, उसी को बोलते हैं रैखिक। और समीकरण क्या, जो इक्वेशन के रूप में दिया हो, इधर भी कुछ दिया हो और इधर भी कुछ दिया हो, तो इक्वेशन के रूप में जब दिया उसी को समीकरण। और युग्म कहने का मतलब क्या, इस तरह के दो समीकरण का जोड़ा, उसी को बोलते हैं क्या, युग्म। तो शीर्षक को समझ लें क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं इसका दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है, इसका जनरल रूप किस तरह का होता है। तो पहला आपका दिया रहेगा, जैसे जनरल रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इस तरह से दिया रहेगा, इसका जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे A1, B1 और B2, A2, C2, ये सारा चीज़ क्या है, तो बात करते हैं। जैसे A1 नहीं, x का गुणांक, और देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, और y का गुणांक। ये गुणांक समझते होंगे आप लोग, गुणा वाला अंक, यानी कि जैसे A1x है ना, तो यहाँ गुणांक क्या है, x का गुणांक, जो x के साथ गुणा वाला अंक। तो इसके साथ गुणा क्या है, x के साथ गुणा का अंक क्या है, A1। तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, गुणांक। तो x का गुणांक समीकरण फर्स्ट में, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकेंड में। तो यहाँ पे कहते हैं x का गुणांक समीकरण फर्स्ट में क्या है, x का गुणांक A1, और समीकरण सेकेंड में x का गुणांक क्या है, A2। और फिर क्या है, समीकरण सेकेंड में x का गुणांक क्या है, समीकरण सेकेंड में x का गुणांक क्या है, A2। फर्स्ट में क्या था, A1। अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक क्या है, B1, और समीकरण सेकेंड में y का गुणांक क्या है, B2। और c क्या है, और समीकरण फर्स्ट में c क्या है, C1 अचर पद, क्या है, अचर पद। C2 क्या है, अचर पद। इस तरह से आपका दिया रहेगा। तो इसको x का गुणांक समझ गए क्या होता है, x के साथ जो गुणांक अंक है उसको क्या बोलेंगे, x का गुणांक, और y के साथ जो गुणांक है उसको क्या बोलेंगे, y का गुणांक। अब बात करते हैं ये जो दिया हुआ है जनरल फॉर्म, क्या ये इस हिसाब से हेडिंग यानी टॉपिक के हिसाब से ये क्या सही है। तो जैसे क्या कर रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर, देखिए पहले में बात करें, दो चर, इसमें देखिए x और y क्या है, ये चर है,
दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक क्या, इस पे पावर दोनों पे क्या 1 1 होना चाहिए अधिकतम पावर। देखिए 1 1 है ना, कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो अधिकतम पावर 1, इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक। उसके बाद समीकरण, समीकरण तो यहाँ देखिए इक्वेशन के बराबर यानी फॉर्म में, इस फॉर्म में दिया हुआ, इधर भी कुछ है इधर भी तुला के फॉर्म में, कमनीदार तुला के मतलब इधर भी कुछ रखें वजन करके और इधर भी कुछ रखें, तुला के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसी को बोलेंगे क्या समीकरण। और समीकरण युग्म क्या इसी तरह देखिए जोड़ा है, जैसे इस तरह से समीकरण युग्म, इसी तरह दूसरा भी समीकरण है यानी जोड़ा। तो हेडिंग से भी क्या है, ये जनरल फॉर्म यही रूप है। ठीक, यहाँ समझ गए क्या है, एक्स का गुणांक क्या है फर्स्ट समीकरण में a1, y का गुणांक क्या है फर्स्ट समीकरण में b1, और यहाँ पे समीकरण सेकंड में x का गुणांक क्या है a2, y का गुणांक b2 और c2 क्या है अचर पद। तो यहाँ तक ये समझ गए, चर अचर सब राशि समझ गए। अब आते हैं क्या, इसका जनरल फॉर्म जो दिया रहता है ना, इसका एक शर्त है। जैसे आपको इस तरह से अगर किसी में मतलब इक्वेशन दिया है और आपको कहीं हल निकालने के लिए, तो आप हल निकालने में आपको बहुत परेशानी होगी, किसी का निकाल सकते हैं किसी का नहीं भी निकाल पाएंगे। तो आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोलेगा उसका हल निकालने, तो पहले आपको देखना है कि इस इक्वेशन का हम हल निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर इक्वेशन आपको दे दें और आप पूरा मेहनत कर रहे हैं, 2-4 घंटा टाइम बर्बाद भी कर देंगे, तो किसी समीकरण का आपको हल नहीं मिलेगा। तो वो आपको पहले ही पता कर लेना कि किसका समीकरण का हल मिलेगा, किस समीकरण का हल नहीं मिलेगा। तो शर्त पे बात करते हैं। जैसे पहला शर्त आपका दिया रहेगा, बात करें तो a1/a2, आप यहाँ समझते होंगे क्या है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अगर इस तरह से हो जाए, जैसे a1/a2 इसका दोनों का x का गुणांक बटे x का गुणांक बटे कर दें, इसका मतलब गुणांक तो समझ रहे हैं क्या होता है। तो a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, इसको बराबर करके अगर ये दोनों बराबर नहीं हो, तो अगर इसी वाला बराबर हो या बराबर नहीं भी हो, तीसरा पॉइंट जैसे c1/c2 बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं, पहले यहाँ देखना है a1/a2 बराबर नहीं हो अगर b1/b2, तो इसको क्या इसका क्या होगा हल, एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। कितना हल होगा इसका, एक केवल एक हल होगा। ठीक, हल की संख्या, हलों की संख्या, हलों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे देखना है a1/a2 बराबर अगर नहीं हो b1/b2 का, तो यही समझना है, आगे नहीं देखना है। अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 को, इसका कितना हलों की संख्या कितना होगा, केवल एक हल होगा। यानी x का वैल्यू भी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं और y का भी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, अगर बात करें अब जैसे यहाँ इसका और युग्म का नाम देखें क्या हो, जैसे कि इसका युग्म का नाम क्या हो, युग्म का नाम है ना, तो युग्म का नाम क्या रखेंगे, जगह अगर इस तरह से हो तो इसको बोलते हैं अविरोधी, इसका कोई विरोध नहीं करेगा, अविरोधी, इसको क्या बोलते हैं अविरोधी युग्म, मतलब कि इसका केवल एक हल होगा, इसका कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। और इसका अगर ग्राफ देखें, अगर इस तरह का इक्वेशन आपको दिया होगा, इसका ग्राफ कहें, ग्राफ कैसे खींचें, इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, कोई एक जगह किसी एक पॉइंट पे इसका जैसे पहला जैसे ग्राफ बनाएंगे, पहला रेखा खींचेंगे, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, अगर इसका ग्राफ खींचें और दूसरे इक्वेशन से ग्राफ खींचें तो किसी एक पॉइंट पे काटेगा, यानी x का भी वैल्यू कुछ निकलेगा और y का भी कोई एक एक मान निकल जाएगा यहाँ से, समझ गए। तो इस तरह का ग्राफ होगा, क्या इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, इसको क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, इसको बोलेंगे क्या प्रतिच्छेदी। यहाँ पे कोई एक जगह क्या करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, अब जैसे दूसरे कंडीशन में आप बात करें, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 क्या हो c2 होगा। इस तरह से भी हो सकता है, इसका भी गुणांक x का गुणांक और x का गुणांक अगर बराबर करें, y और इसका y का गुणांक को अगर बराबर करें, और ये तीनों अगर बराबर हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल, अनेक हल होगा। हलों की संख्या कितना होगा, अनेक हल हो जाएगा। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं फिर आश्रित युग्म, इसका नाम क्या बोल जाएगा आश्रित। अगर इसका नाम देखें तो नाम क्या हो जाएगा युग्म का आश्रित। और इसका अगर ग्राफ देखें, ये तो क्या था आपका ग्राफ देखे थे ना, ये प्रतिच्छेदी किसी एक जगह, और अगर अनेक हल होगा ना तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा संपाती, एक के ऊपर दूसरा, जिसको बोलते हैं आश्रित। जैसे एक ग्राफ गया ना, ग्राफ को अगर रेखा खींचे तो अगर सीधा गया फिर दूसरा भी इसी पे जाएगा,
समझ गए, इसी पे चल जाएगा। पहला अगर इसी पे गया ठीक, तो दूसरा अभी किस पे जाएगा, इसी पे चल जाएगा। इसको बोलते हैं आश्रित। समझ गए। इस तरह से अगर तीनों कंडीशन है तो इसका हल कितना निकलेगा, ऐसे एक्स का भी वैल्यू बहुत सारा निकलेगा और वाई का भी वैल्यू कितना बहुत सारा निकल जाएगा। समझ गए। तो अब तीसरा कंडीशन क्या देखते हैं, तीसरा और क्या कंडीशन हो सकता है। A1/A2 बराबर होगा B1/B2, और तीसरा क्या हो सकता है, बराबर नहीं C1/C2। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ना। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो और C1/C2 बराबर नहीं हो, इसका हल जो होगा, हलों की संख्या कितना होगा, हल संभव नहीं होगा, हल संभव नहीं है, या एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। इसका एक भी हल आप क्या करेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2, तो इसका क्या हल संभव नहीं है। आप ऐसे इक्वेशन का आप हल नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह का इक्वेशन आपको दे दे और आप चेक नहीं करते हैं, तो आप इस पर पूरा मेहनत कर देंगे तो पूरा मेहनत आपका क्या हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, है ना। तो इस तरह के जब भी कंडीशन आए, देखें जब भी गुणांक को मतलब बाहर करके, जैसे पहला का यही है ना, पहला समीकरण का x1 और दूसरा का क्या x2, x का गुणांक A2 है ना। तो इसको अगर इस तरह से सारा गुणांक को बाहर निकाल के, गुणा वाला अंक है ना, y का गुणांक B1 और B2 है ना यहाँ पे, तो अगर इस तरह से होता है तो अगर इसमें तो हल संभव क्या होगा, नहीं होगा। और इसका युग्म का नाम देखें तो क्या हो जाएगा पता है, विरोधी। क्योंकि इसका देखिए विरोधी मतलब कैसे हुआ, बहुत सारा संख्या क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, क्योंकि x मतलब आश्रित हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, विरोध कर रहा है, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। ठीक। और इसका अगर ग्राफ देखें, ग्राफ ये यहाँ पे खींचे थे ग्राफ दोनों का, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ जो होगा ना समांतर आ जाएगा, पैरेलल, कि यानी कि एक जैसे यहाँ देखेगा गया रेखा, दूसरा इसी के पैरेलल चला जाएगा। पैरेलल करने का मतलब हर जगह इक्वल डिस्टेंस इसके बीच होना चाहिए। ठीक। तो हर जगह क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल रेखा क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे समानता इसका देखेंगे आप रेल का पटरी देखेंगे ना, तो कहीं भी दोनों पटरी का जो दोनों सिरा होता है वो कहीं भी आपस में जाके एक जगह नहीं मिलेगा। कहने मतलब क्या, हमेशा सीधा ही चला जाएगा, कहीं कट नहीं करेगा, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो क्या हल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसी तरह ये क्या हो गया, कंडीशन। इस तरह से अगर आप देख लिए तो किस मतलब इक्वेशन का आप हल निकाल सकते हैं, किसका नहीं निकाल सकते हैं, किसका ग्राफ खींच सकते हैं, किस चीज़ का ग्राफ नहीं खींच सकते, तो ये सारा चीज़ क्या हम लोगों ने देख ली। अब आगे बात करेंगे कि इसको जिस तरह से ये दिया रहेगा ना, इस तरह का इक्वेशन आपको दिया रहे, तो आप कितने तरीकों से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, एक्स और वाई का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जब भी रहेगा तो इसमें क्या करना होगा, दो चर का मान निकालना पड़ेगा, यही ना। यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स और वाई। इसमें मैं मूल रूप से ना इक्वेशन दिया रहता है, तो इसका पर्पस ये रहता है कि एक्स और वाई को क्या करना है, फाइंड करना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे बात करना है एक्स और वाई को मतलब फाइंड करना है, निकालना है, तो कितने विधि से इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें 5-6 विधि है, किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं। जैसे बात करें, पहला विधि है क्या, लुप्तीकरण, इसको विलोपन भी बोलते हैं, विलोपन विधि। देखिएगा कभी नाम हो ना तो नाम से घबराना नहीं है कि लुप्तीकरण क्या है, विलोपन क्या है। तो क्या नाम है, लुप्तीकरण और विलोपन। सबका समझाते हैं कैसे हल निकालना है, क्या है। वैसे इसके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, हर विधि का अलग अलग हम निकाल के दिखाएंगे और पहले, लेकिन यहाँ पे समझा देंगे थोड़ी थोड़ी, इस पर ओवरव्यू दे देते हैं। सेकेंड है प्रतिस्थापन, विधि। और तीसरा है तुलनात्मक विधि। चौथा है क्या, अनुपात निर्णय विधि, ठीक। और पांचवा है आपका ब्रज गुणन विधि, ठीक। और छठा है आपका क्या, ग्राफिया विधि।
देखिएगा ग्राफिया विधि कहीं कहीं जनरल में दिखाता नहीं, लेकिन ये मस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा, यानी इसको बात करें बिहार बोर्ड के लिए सबसे मेन रूप से अगर बात की तो ये सब आपका क्या 2-2 नंबर में आएगा। जैसे अभी 30 कर दिया है तो इसमें आपका सारा विधि जो है ना आ सकता है। ये ब्रज गुणन और अनुपात निर्णय विधि ये नहीं आता है वो जनरली, लेकिन पढ़ना हमको सब है, सब पे नोमरिकल हम मतलब बताएंगे। तो लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, ये सारा चीज़ जो जितना भी ये सब आएगा 2 नंबर में अभी फिलहाल का सिलेबस के अनुसार 2 नंबर में पूछेगा। और ग्राफिया विधि जब भी पूछेगा ना तो ये कितना में पूछेगा 5 नंबर में, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है। तो इस तरह से हम सारा चीज़ इस तरह का इक्वेशन दिया रहे तो इतना विधि से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो लुप्तीकरण से नाम से क्या पता चलता है कि किसी भी जैसे टर्म को, जैसे एक्स वाला टर्म या वाई वाला टर्म, किसी एक टर्म को क्या करना है, लुप्त कर देना है, कटा देना है, तो उसी को बोलते हैं क्या, लुप्तीकरण। प्रतिस्थापन क्या करना है कि पहले समीकरण का स्थापना दूसरे में करना है। सिर्फ अभी नाम जानना है, ज़्यादा मतलब समझ में भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट समीकरण को क्या करना है, सेकंड में स्थापना कर देना है, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। तुलनात्मक, क्या समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को दोनों को आपस में क्या करना है, तुलना करना है, और ऐसे तुलना करते करते एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद अनुपात निर्णय विधि, ये भी है लुप्तीकरण का एक नया फॉर्मेट है। इसमें करते क्या है, जैसे इसमें लुप्त करना था एक्स या वाई टर्म को, किसी एक टर्म को लुप्त करना था, तो इसमें क्या करना है, अचर वाले टर्म को लुप्त कर देना, और फिर एक्स और वाई का जो गुणांक है उसका अनुपात निकाल लेते हैं एक्स और वाई का वैल्यू। और इसका ब्रज गुणन, ब्रज गुणन करने का मतलब क्या, इसका गुणज पे खेल है। एक्स और वाई का जो गुणांक है, गुना वाला अंक, इस पे हमको इसी पे फार्मूला है, इसी पे हमको निकालना है ब्रज गुणन से। और ग्राफिया विधि क्या है, ग्राफ के माध्यम से हम हल इसमें निकालते हैं। तो इस सारे विधि से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस यूनिट का, जैसे लुप्तीकरण, प्रतिस्थापक, तुलनात्मक, ब्रज गुणन और ग्राफिया विधि, इस सारे विधि पे हम अभी नॉमरिकल इस पे हम आगे बताएंगे। सारा चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि कैसे सारा विधि को हल करते हैं। अलग अलग वीडियो में सारा विधि रहेगा, और इस पे नॉमरिकल आधारित प्रश्न 9 पे रहता है इस यूनिट में, और फिर पिता पुत्र का आयु पे रहता है। तो ये सारा मोस्ट पॉपुलर इसमें जो भी है इंपॉर्टेंट टाइप, वो सारा टाइप हम क्या करेंगे आगे के वीडियो में बता देंगे। तो ये था इस यूनिट का 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का बेसिक सब चीज़, किसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइप को जब हल करेंगे तो उसी में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।